हैवानियत ऐसी कि यमराज भी डर जाए, क्योंकि वाकई मुंबई में जो हैवानियत हुई है उसने दुनिया को शर्मसार कर दिया है। हम मात्र मुंबई की बात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया को शर्मसार उस हैवानियत ने किया, क्योंकि मुंबई के साकिनाका में हुई रेप की वारदात जो थी वो जघन्य घटना, उसने एक महिला की जान भी ले ली है। पीड़िता ने घटना कोपर के राजवाड़ी अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को ही दम तोड़ दिया और पीड़िता की अस्पताल में भर्ती किए जाने के समय ही उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी। राजावाड़ी अस्पताल में उसे वेंटिलेटर पर ही रखा गया था। और आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर लगातार पीड़िता के इलाज में जुटे हुए थे। डॉक्टरों की तमाम कोशिशें सफल नहीं हो पाई और आखिरकार पीड़िता की मौत हो गई। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया है कि पीड़िता के साथ बर्बरता हुई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर से काफी खून भी बह रहा था। इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने संबंधित पुलिस स्टेशन को आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश भी दिया और उन्होंने कहा कि मेरी खुद इस मामले पर नजर बनी हुई है और पल पल की अपडेट वो पुलिस वालों से ले रहे हैं। दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि साकिनाका की घटना मन को दुखी करने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण है। वो घटना जिसे बार बार बयां अगर किया जाए तो वाकई जनता भी खून की आंसू रोने को आतुर हो जाती है, क्योंकि वो घटना जब 2012 में निर्भया केस हुआ था उसके बाद एक बार फिर से उसी केस की यादें ताज़ा करता है। मुंबई का साकिनाका में ये महिला के साथ रेप हुआ, बिल्कुल वही तरीके से रेप किया गया। हालांकि यहाँ पर एक महिला से 32 साल की वो महिला थी साकिनाका में मुंबई के, जिसके साथ रेप हुआ और रेप के बाद जब आरोपी का मन नहीं भरा तो उसने महिला के प्राइवेट पार्ट पर रोड से हमला किया और उसके प्राइवेट पार्ट में रोड तक घुसा दी, जिसकी वजह से महिला की आंतें पूरे तरीके से फट गई थी और उसकी आंतें शरीर से बाहर निकल आई थी। खून से लथपथ महिला को वो आरोपी एक टेम्पो में फेंककर फरार हो गया और वहां पर टेम्पो में फेंके जाने के बाद जब राहगीर वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने महिला को देखा और महिला को देखने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद जैसे ही पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, उसी समय उसकी हालत बेहद ज्यादा नाजुक बनी हुई थी, क्योंकि शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और उसके बाद काफी घंटे उसने जिंदगी और मौत के बीच निकाले। काफी घंटे वो जूझती रही, लेकिन उसके बाद उस महिला ने दम तोड़ दिया। 2012 की निर्भया केस की यादें ताज़ा करता ये जो मामला है, इसने वाकई जनता को एक बार फिर से कैंडल मार्च निकालने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि 2012 में जब निर्भया केस हुआ था उसके बाद निर्भया फंड भी बना था, लेकिन निर्भया फंड बनने के बाद भी जो राज्य सरकारें हैं निर्भया फंड के तहत उनको फंड दिया जाता है कि जो आपके राज्य हैं उसमें आप महिलाओं के प्रति जो भी अपराध या फिर लगातार अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए उसको सुदृढ़ करें और अच्छे से व्यवस्था करें। लेकिन वो जो फंड राज्यों को मिलता है, राज्य सरकारें उसे भी हड़पने से बाज नहीं आती। निर्भया फंड की वजह से भी अभी तक हालात जो हैं वो सुधर नहीं पाए हैं। अभी तक निर्भया जैसी कितनी ही दरिंदगी और हो चुकी है। 2012 के बाद अभी तक कई ऐसे केस हैं जो लगातार होते नजर आ रहे हैं और उसी की याद ताज़ा करता ये साकिनाका केस, जहां पर एक 32 साल की महिला से एक बार फिर से दरिंदगी हुई और उस महिला ने दम भी तोड़ दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार रेप की वारदातें बढ़ती जा रही है उसमें मुंबई सबसे ऊपर है और महाराष्ट्र में कहा जा सकता है कि पिछले एक महीने से जिस तरीके से रेप की वारदातें या महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़े हैं, उसके बाद साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुंबई और महाराष्ट्र यानी देश की आर्थिक राजधानी जो है वो वाकई महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। तो मुंबई में महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। तो मुंबई के साकिनाका की जो ये महिला थी उसने दम तोड़ दिया है। 11 तारीख को शाम के समय ये वारदात हुई और 12 तारीख को उस महिला ने दम तोड़ दिया। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से हैवानियत उस महिला के साथ हुई, वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि यमराज भी उस हैवानियत को देखकर शर्मसार हो जाएगा और घबरा जाएगा। चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। भटनागर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नाकर जी आप ही के पास आना चाहूंगी। मुंबई में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, आप तीनों की ही कोलैबोरेशन से सरकार बनी हुई है, आप तीनों की ही सरकार
वहां पर है, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो पूरे तरीके से दुरुस्त नहीं है। जो वहां पर देखा जा रहा है लगातार पिछले 1 महीने में जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुंबई में जो महिलाओं के प्रति अत्याचार लगातार बढ़ा है, उसको लेकर साफ तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो इस तरह की घटना हुई है, जिस महिला के साथ हुई है, महिला के परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और महाविकास आघाड़ी की सरकार जो महाराष्ट्र में है यहाँ पे, हम्म। उसमें हम भी एक हिस्सा हैं, कांग्रेस पार्टी भी एक हिस्सा है। तो मैं महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटना जो हुई है, उस घटना पे निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं खेद व्यक्त करते हैं। हम्म। और मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे कि अमूमन इस तरह की घटनाएँ यदा-कदा सुनने को मिलता है हम्म। और इस तरह की घटनाएँ हुई है, ये निश्चित रूप से कहीं विक्षिप्त मानसिकता के लोग यहाँ पे जो हैं, उन विक्षिप्त विकृत मानसिकता के लोगों के द्वारा किया गया यह काम है। और जैसा कि आपने देखा कि हमारी मुंबई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और माननीय हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने तुरंत ट्रायल उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट पे करके और 1 महीने के अंदर उसका जो है निर्णय लेने के लिए कहा है। तो इस तरह की जो है कानून व्यवस्था हम मेंटेन किए हुए हैं राज्य में। और यह मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह के इस तरह की घटनाएँ जो हुई है उसमें अपराधी को कहीं पे भी नहीं छोड़ा जाएगा और कठोर हम्म। से कठोर दंड दिया जाएगा। क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार जनता के प्रति जो है बिल्कुल संवेदनशील है और जनता के प्रति हुए इस तरह की घटना जो भविष्य में ना हो उसके लिए हम पूरी तरह से सतर्क और सावधान हैं। और इस तरह की ठीक है। घटना की हम निंदा करते हैं। क्योंकि यह घटना जो है कुछ देखिए समाज में जब तक कि इस तरह के लोग हैं, विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, जो समाज में महिलाओं को शोषण का ही सिर्फ एक नज़रिए से देखते हैं, तो कहीं न कहीं उन उस ठीक है। मानसिकता को दूर ठीक है करने का रत्नाकर काम सिंह जी, ठीक है, मैं लौटूंगी किसी आपके पास। भटनागर साहब आपके पास आना चाहूंगी। रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरे तरीके से मेंटेन की गई है और 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जो कार्रवाई होगी उसके बाद आरोपी को सजा सुना दी जाएगी। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, बहुत शर्म की और बहुत दर्दनाक जो घटना भारत के अंदर हुई है, जिसने पूरे भारतवर्ष का फिर ताज और सर नीचे कर दिया है। और इस शर्मिंदगी भारतवर्ष के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, फिर इतनी बड़ी घटना हुई है कि एक महिला के साथ, और सारा मुंबई और महाराष्ट्र और महाराष्ट्र सरकार मूकदर्शन बनी देखती रही। और आज वो इस दुनिया में नहीं रही, मैं उसके लिए बड़ा हृदय से शोक प्रकट करता हूँ। मगर इस घटनाओं को रोकने के लिए हमें कुछ जो कड़े कदम उठाने चाहिए राज्य सरकारों के लिए, वही राज्य सरकार देखता हूँ कोई अपने को बहुत ढीला या सुस्त नजर आती है, या प्रदेश की किसी भी सरकार हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो हम करते हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलने की बात भी करते हैं, मगर कहीं हम सरकारों का रवैया देखते हैं कि बलात्कारियों की फाइल रोक लेना, बलात्कारियों को सिलाई की मशीन भिजवा देना, उनको फंड भिजवाना, बलात्कारियों को सालों साल तक उसकी फाइलों को छुपा के रखना, तो चीजों को हम इन चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। और हमें राज्य सरकारों को ये तय करनी पड़ेगी हमें क्या करना है। इस पे राजनीति करनी है, जो चला गया, या उसमें हाथ तो हाथ डिसीजन लेना है। ये बड़ी विडंबना की बात है। और विडंबना की देखिए, महाराष्ट्र के अंदर ये कोई पहली घटना नहीं है। नागपुर में हुई, अभी अरावली में हुई, कई जगह हुई है अभी घटना। 1 महीने के अंदर कम से कम 3 जगह घटना हो चुकी है। ठीक है, अगर ठीक है, महाराष्ट्र सरकार सो आंकड़ों पर रही है। बात करेंगे। ठीक है, आंकड़ों पर बात करेंगे भटनागर साहब। मैं एक बार फिर से रत्नाकर जी आपके पास आना चाहूंगी। डिबेट अब ओपन रहेगी, आप दोनों एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने बातें भी रख सकते हैं। रत्नाकर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने 2 बातें मुख्य रूप से कही, संवेदना प्रकट की आपने, कानून व्यवस्था आप मेंटेन कर रहे हैं और खेद व्यक्त किया है आपने। मुझे ये बताइए कि आपके खेद व्यक्त करने से क्या उस परिवार की बेटी वापस आ जाएगी? आपके खेद व्यक्त करने से आपने तो कह दिया कि कानून व्यवस्था मेंटेन है, आखिर कानून व्यवस्था ही अगर मेंटेन होती तो ये तमाम चीजें होती ही नहीं। अगर विकृत मानसिकता के लिए आपने तमाम चीजें कह दी है कि विकृत मानसिकता के लोगों ने ये सब किया, मानसिकता चाहे किसी की कैसी हो, कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में है ना सर। अगर कानून व्यवस्था ही मेंटेन होती तो ये चीजें ना होती। देखिए, जिस प्रकार की ये घटना हुई है, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि सरकार ने समय-समय पे, चाहे निर्भया के जैसे कांड हुआ है, उस समय भी सरकार ने समय-समय पे सख्त कानून जो है रेप के संबंधित लेके आए हैं देश में। लेकिन कहीं न कहीं यह देखने को मिला है कि आज की भी परिस्थिति इस तरह प्रकार की है कि पूरे देश में प्रतिदिन जो है 87 रेप की घटनाएँ होती हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। तो इस तरह की मानसिकता के लोग जो है अभी भी अगर समाज में हैं, और जिस प्रकार की
न्यूडिटी जो है समाज में परोसी जा रही है किसी भी माध्यम से, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से चीजों को परोसी जा रही है। जब तक कि इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह की मानसिकता के लोग तो जो आप है अपने कहीं राज्य ना में कहीं। कंट्रोल करिए ना सर, आप अपने राज्य में कंट्रोल करिए। जी बिल्कुल, देखिए, और मैं दूसरी चीज मैं वही आना चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुंबई जैसा, जहाँ पे मैं 20 साल से आज हूँ, और मुंबई जैसे शहर में इस तरह की घटनाएं जो अमूमन यदा कदा होती हैं, क्योंकि मुंबई शहर देश के सबसे सेफ शहर में एक गिनती होती है मुंबई शहर की। यहाँ पे महिलाएं जो है 2 बजे रात को भी निकल के अकेले जाके अपना काम करके वापिस आ सकती हैं। इस तरह का माहौल है यहाँ पे, और यह बहुत सुरक्षित शहर है। तो इस तरह की घटनाएं अगर कोई विक्षिप्तता में करता है या मानसिक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जो अगर विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, अगर किसी महिला के साथ कर देता है, तो निश्चित रूप से उस पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे मुंबई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही उस अपराधी को पकड़ लिया, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया, और तुरंत एक्शन लेकर उन्होंने तुरंत एक्शन तो ले लिया आपने, उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये तो नहीं पता है ना। और आप कह रहे हैं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित है। अगर महिलाएं सुरक्षित होती इस तरीके की चीजें नहीं आती हैं। अभी कल ही देखिए उल्लासनगर में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ भी जो रेप की वारदात हुई है, इस तरीके की घिनौनी जघन्य अपराध इसे कहते हैं। रत्नाकर साहब, अगर आप भूल रहे हैं तो। देखिए, मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये जो आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आज अगर आंकड़े उठा के देखेंगी तो ये रेप की घटनाएं पूरे देश में जो है वो पूरे देश की घटनाएं हैं। मतलब आप प्रतिदिन 87 बच्चियों का जो है बलात्कार यहाँ पे होता है, रेप की घटनाएं होती हैं। तो अगर इसका अगर ये आप मतलब है कि करें पूरे, आंकड़े सुन उठाकर लीजिए देख लीजिए, मेरी अगर बात आंकड़े पूरी उठाकर कर देख लेने ले दीजिए। रत्नाकर सिंह जी, मुस्कान रत्नाकर सिंह जी, अगर मुस्कान आंकड़े जी भी मेरी उठाकर बात। देख लेना, आप कुछ देर रुकिए, मैं आपको महाराष्ट्र के भी आंकड़े बताऊंगी। कुछ ही देर की बात है, महाराष्ट्र के आंकड़े आपको पूरे तरीके से बताऊंगी। 2015 से अब तक किस तरीके से वहां पर रहमानियत हो रही है महिलाओं के साथ। भटनागर सिंह जी, कुछ, भटनागर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा था, जिस तरीके से अब ये कह रहे घटनाएं नहीं हो रही है, जिससे बड़ा सफाई दे रहे थे, मैं तो कहना चाहता हूँ कि अब तक महिला आयोग का सीट खाली क्यों आ गई, महिला आयोग के अध्यक्ष क्यों नहीं बनाए गए? आज आपके कार्यकाल को आज बहुत लंबा वर्ष हो गया है, तो आपको महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं मिली अब तक, जो अपने कुछ पद चिन्हों पे या कुछ प्रदेश के लिए करती। पहली चीज जो कह रहे हैं बड़ा सफाई दे रहे हैं, मैं सुन रहा था भाई सबको, कि आप बता दीजिए हमारा 1 महीने में अमरावती, पालघर और नागपुर में क्या हुआ, जिन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला, जिनको सुर्खियां नहीं मिली अब तक, उनके विषय में क्या बोलेंगे आप? 1 महीने में 3 बार पुणे में हो चुका है बलात्कार के केस, और राज्य सरकार ने उसको छुपा रखा है और ओपन होने नहीं दिया। उसके बारे में क्या कहेंगे? आज मुंबई के अंदर 60% बढ़ चुका है बलात्कार के मामले। और बिल्कुल उद्धव जी बिल्कुल बहुत सरकार चला रहे, क्योंकि सरकार बनाने और मुख्यमंत्री के लालच में तो मुख्यमंत्री बने, और उनका जो लालच है वही है। मैं तो चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे जी को, श्रीमती उद्धव को बना देना चाहिए राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। क्यों नहीं बनाते भाई? महाराष्ट्र के अध्यक्ष अगर बनेंगे तो वो भी चलेगी राजनीति, जैसे बेटे को बना दिया है मंत्री, उसी प्रकार से आप श्रीमती जी को भी आप महिला आयोग की अध्यक्ष बनाइए, और वो भी देखिए जरा धरातल पे उतर के महाराष्ट्र के अंदर भी पालघर में क्या हुआ, नागपुर में क्या हुआ, अमरावती में क्या हुआ, 1 महीने में 3 जो मामले पुणे में हुए उसके विषय में क्या हुआ। ये महिला आयोग का काम है रिपोर्ट बनाने करने का, जिसके आपने अध्यक्ष का सीट खाली कर रखी है। लेकिन भटनागर साहब, इस मुद्दे पर अगर राजनीति ना करके अगर ऑल ओवर बात की जाए, तो जहां पर बीजेपी की सरकार है कम, तो वहां पर भी केस नहीं है। बात तो यहाँ पर महिला सुरक्षा की हो रही है। देश में महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? आप मुझे एक राज्य, एक इलाका ऐसा बता दीजिए जहां पर देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। मुस्कान, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारी मेंटलिटी सुरक्षित नहीं है इंसानों की, आदमियों की, मर्दों की। इसलिए पूरे भारतवर्ष की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो घर के अंदर है, घर के बाहर है, खेत में है, चाहे वो अपनी नौकरी पे है। गंदी निगाहें और गंदे आचरण के चक्कर में हर आदमी गंदा है जो निगाहों से देखता है। गंदे आदमियों को कौन संभालेगा सर? आप मुझे ये बताइए, केंद्र में आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं कि देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चलिए, ये तो आप मान रहे हैं कि देश में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन उनको सुरक्षित करेगा कौन, ये तो बताइए। आप महाराष्ट्र पर बार बार बोल रहे हैं, भटनागर साहब, महाराष्ट्र पर आप बार बार बोल रहे हैं। यूपी का हाथरस कांड तो याद होगा ना आपको, जब रातों रात उस बेटी को जला दिया गया, रातों रात उस बेटी को जलाने के बाद उसकी चिता उसके माँ बाप को नहीं दी गई, उसके माँ बाप को घर में कैद कर दिया गया, मीडिया को वहां जाने से रोक दिया गया, वो सब क्या था? बिल्कुल, देखिए मीडिया की अगर बात करते हैं, मीडिया जो है अपनी सुर्खियों के लिए उससे इस खबर को, जो दुखद खबर थी, उससे खेलना चाहता था।
अपनी टीआरपी के लिए, इसलिए मीडिया बात को रोका बात ये गया। है सर कि जितना आपके गले आप मुर्दे उखड़ जाते इसलिए मुस्कान जी, आपने वहां पर मीडिया को नहीं जाने दिया। मीडिया खेल नहीं रहा था, मैं मीडिया तो चीजें दिखा रहा था आपको। आपको आईना दिखाने की बात आई ना, इसलिए आपने ये सब बातें बोल दी। नहीं, देखिए आईना हमने देखा है और तभी ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई तभी हमने बनाई है, ऐसा नहीं है। और हमने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे फाइल रोक रखी थी, सिलाई मशीन भिजवाई थी बलात्कारी घर में, हमने वो भी देखा है। और आप हाथरस की जो बात कर रहे हैं, हाथरस कांड की बात, और हाथरस कांड के नजदीक तक जाएंगे ना, आप लोगों को तथ्य पता लगेंगे कि राजनीतिक लोगों ने कितनी भी रोटी सेकने की कोशिश करी उसके ऊपर। अगर राज्य के अंदर दंगा फसाद हो जाता तो कौन रोकता उसको? बिल्कुल तो मीडिया का अगर काम है राज्य स्वच्छता के दिखाना, ठीक अच्छा है, राज्य में दिखाना। आपने दंगा फसाद रोकने की कोशिश की तो आप बेटे को रात को जला दे बिना किसी। आपको तो पता होगा ना, सनातन धर्म कहने में का रात ये के समय में अंतिम संस्कार नहीं होता, जी बिल्कुल शायद पता बिल्कुल, होगा हाँ मैं आपको। वही बता। उसके बाद भी रातों रात बेटी को जला दिया गया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रत्नाकर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं प्रदीप जी की बातों सुन रहा था बहुत ध्यान से। जैसा कि आपने भी बीच में टिप्पणी की कि बलात्कार में बच्चियों को पूरे देश में हो रहा है, तो उसके ऊपर बात करना ज्यादा सही है, क्योंकि प्रदीप जी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने यहाँ बैठे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं, रेप की घटनाएं क्यों, किस तरह से रोका जाए, समाज में बच्चियों को सुरक्षित किया जाए, महिलाओं को सुरक्षित किया जाए, चर्चा इस पे होने चाहिए। नहीं तो मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना है तो मैं इनको 10 आपको आंकड़े बता सकता हूँ जहाँ पे कि इनके भारतीय जनता पार्टी शासित जो है राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्नाव की घटना ले लीजिए, कुलदीप सेंगर जो है किस तरह से महिला के पिता को उन्होंने मार डाला और महिला के साथ किस तरह से अत्याचार किया गया, ये पूरा देश देख रहा था। चिन्मयानंद जैसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया, तब तक राजनीतिक संरक्षण दिया गया उनको जो है ले जाया गया। तो कहीं न कहीं प्रशासन को दबाव में लाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। और हाथरस की भी घटना ले लीजिए, 12 बजे रात को ये कह रहे हैं कि दंगा फसाद हो जाता है, इसलिए 12 बजे रात को जला दिया गया। शर्म आनी चाहिए इनको, है कि अगर किसी बच्ची के साथ अगर इस तरह की होती है तो उसको रात को 12 बजे बिना लाश को ले जाके जलाते हैं और बिना अनुमति के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए होंगे। तो आप ले लीजिए, नंबर 1 पे है आपका आपकी सरकार है। में पहले झांसी के किस तरह से हो रही है हमारे मुंबई शहर में, मैं आपको पहले भी बताया घटनाएं होती है। मुंबई शहर देश का सबसे सुरक्षित शहर है। 2 बजे आप यहाँ पे बेटियां निकल सकती है। थोड़ा सोच समझ कर बोल लीजिए, नेशनल चैनल पर बैठे आप, जनता देख रही है आपको, सोच समझ कर बोलिए। महाराष्ट्र शहर सबसे सुरक्षित है, अगर वही सुरक्षित होता तो इस तरीके की घटनाएं ना होती। जरा सोच समझ के बोलिए सर। मैं आपको फिर से वही बोलना चाहता हूँ, फिर से वही बात करना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर हमारी पुलिस ने उसको अपराधी को पकड़ लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाथरस में जो है उसके माँ बाप को बिना अनुमति के ले जाकर लाश को जला दिया 12 बजे रात को। तो यही अंतर है हमारी कांग्रेस शासित राज्यों में और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। हम अपराधी को पकड़ते हैं, उसको सजा दिलाते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, पुलिस प्रशासन पे दबाव डालते हैं, अपने नेताओं को बचाने का काम करते हैं। यही अंतर है, बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। फोन लेकर बैठे हैं ना आप अपने पास? फोन लेकर तो बैठे होंगे, एक बार आंकड़े चेक कर लीजिए। अगर नहीं है ना आपके पास तो मैं बताती हूँ आपको। 5,09,433 जो आंकड़े हैं ना रेप के, महाराष्ट्र में है मात्र रेप के आंकड़े। और अभी मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए जरूर ये सारी बातें बताऊंगी कि कितने आंकड़े कहां पर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता ही देते हैं, पहले ग्राफिक्स ले लेते हैं और उसके बाद एक बार डिबेट पर फिर से जाएंगे। 2021 की मुंबई में महिलाओं के लिए सुरक्षित पूरे तरीके से नहीं है महिलाएं। आपको बता दें कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध 2021 में लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। आंकड़े आपको आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। 2015 और 2016 में 728 मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए थे। ये महाराष्ट्र के आंकड़े आपको बता रहे हैं। 2019 से 2020 में दर्ज हुए थे 904 केस, यानी कि सीधे यहाँ पर बढ़ोतरी जो है वो भी आपको बता देते हैं कि 24% की हुई थी। 2015 से लेकर 2020 तक 24% की बढ़ोतरी जो है वो रेप केस में हुई थी। और 2015 से 2016 में कुल 2145 छेड़छाड़ के मामले भी दर्ज हुए और इसी के साथ छेड़छाड़ के मामले में भी बढ़ोतरी हुई और 2677 मामले 2019 से 2020 में दर्ज किए गए।
छेड़छाड़ के मामलों में 25% बढ़ोतरी हुई है, यानी कि आप सीधे देख सकते हैं कि एक तरफ 28% और एक तरफ 25% बढ़ोतरी। 2019 में बलात्कार के 61% मामले ऐसे हैं जिनमें बच्चे पीड़ित थे, यानी कि साफ तौर पर जो रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सुरक्षित हैं, वो आंकड़े आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के, जहां पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब आपको ये भी बता देते हैं कि साकिनाका में ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उस महिला के साथ आखिर क्या हुआ था। महिला से हैवानियत की पूरी हदें पार कर दी गई थी। रत्नाकर सिंह जो हमारे साथ बैठे हैं, शायद वो भूल रहे हैं, तो उनको एक बार फिर से याद करा दें कि रेप के बाद महिला पर रोड से हमला किया गया था। बहुत बर्बर तरीके से महिला के साथ अत्याचार यहाँ पर हुआ। रेप के बाद उस पर रोड से हमला किया गया, महिला के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया था। इसी के साथ ये भी बता दें आपको कि खून से लथपथ महिला को उस आरोपी ने टेम्पो में फेंक दिया था। वो रात वाकई किसी को नहीं भूल पाएगी, क्योंकि खून से लथपथ महिला को जब टेम्पो में फेंका तो राहगीरों की सूचना के बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और पुलिस ने वहां पर पहुंचकर महिला को बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था। और अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद काफी लंबे समय तक वो जो महिला थी वो काफी घंटे तक मौत से जूझती रही। मुंबई की निर्भया उसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये निर्भया कांड से जुड़ा मिलता जुलता ये मामला है। और उसके बाद इलाज के दौरान कल सुबह ही उस महिला ने दम तोड़ दिया। 32 साल की वो महिला थी। साकिनाका में ये रेप केस हुआ और हैवानियत की हदें पार, इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा कि हैवानियत ऐसी कि यमराज भी डर जाए। और वाकई ये हैवानियत ऐसी है जिसने एक बार फिर से पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। तो इसी पर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा है साकिनाका केस पर, वो भी आपको सुना देते हैं। ठाकरे सरकार के राज में घोटाला करना मंत्रियों ने और समाज में रैप ये कॉमन हो रहा है। आप देखो, साकिनाका तो हो, उल्लासनगर है, अमरावती में, पूना में 6 साल की बच्ची को किडनैप करके रेप, वसई में 16 साल की लड़की मेंटली डिसेबल, उसके ऊपर अत्याचार, पुणे में दूसरे माइनर लड़की की गैंग रेप हुई, पालघर में अनाथ लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ। इस प्रकार से नंदुरबार, इचलकरंजी, चंद्रपुर, अमरावती, पनवेल, उद्धव ठाकरे जी के राज में गया 18 महीने में 18 से ज्यादा इस प्रकार की रेप की घटना है। तो एक बार फिर से रुक गेस्ट कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। अब तो आपने तमाम बातें सुन ली होगी, उस महिला के साथ क्या हुआ, और आंकड़े जो मैं बार बार आपको कह रही थी वो आंकड़े भी बता चुकी हूँ। देखिए मुस्कान जी, हम लोग आंकड़े की अगर बात करेंगे तो समाज में इस विकृति को कैसे दूर किया जाए इस पे चर्चा नहीं हो पाएगी। जिस तरह किरीट सोमैया जी बता रहे हैं कि 18 महीने में 18 रेप की घटनाएं हुई हैं, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हर रोज देश में 87 घटनाएं होती हैं रेप की। कितनी तो बार ये बताएंगे आंकड़ों की अगर बात रत्नाकर सिंह करें, जी, कितनी बार बताएंगे आप, ये बताइए। सुन लीजिए, अगर वही देश मैं में बोल इस रहा तरीके की हूं। घटनाएं नहीं, इतनी मैं ज्यादा आपको होती हैं तो बता रहा आपने हूं, क्या किया, आप मुस्कान मुझे जी। इतना बता दीजिए। अगर इस तरीके की घटनाएं मुस्कान होती हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मुस्कान जी, मेरी बातें आप समझिए, आप समझने की कोशिश करिए और जरा आंकड़ों की बातों के ऊपर उठ के जरा महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हम बात कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस डिबेट का जो है वो एक अर्थ जो है हासिल होगा, लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा उनको। आंकड़े तो वो कहीं भी देख सकते हैं, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। देखिए, समाज में जो है आज इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पर कहीं ना कहीं ये घटनाएं सबको, चाहे एक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी को इस पे बहुत गंभीरता से समाज में एक जागरूकता लाने की जरूरत है, जहां पे महिलाओं को एक अच्छा एक सुरक्षित माहौल मिल सके, काम करने का, बाहर निकलने का, आने का और जाने का, इस तरह का माहौल मिल सके। देखिए आज की परिस्थिति क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आज की परिस्थिति ऐसा है कि जिस तरह से टीवी हुआ या फिर नेटफ्लिक्स हुआ या फिर इस तरह के जो माध्यम है जहां पे लोगों को नग्नता परोसी जा रही है, यह खुलेआम हो रहा है, इस पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। कहीं न कहीं इस तरह पे हम और आप जो बैठ के कहीं भी नेटफ्लिक्स पे अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो उस पे गाली गलौज की भाषाओं का
इस्तेमाल किया जाता है, जो हम बिल्कुल शर्मिंदा हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ इस तरह की क्लिपिंग देखने में और मूवीज देखने में। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पे बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए और इस तरह से कानून लाना चाहिए जिससे कि ये जो भटनागर जी मैं रोकूंगी आपके पूरी पास। तरह से हटा दी जाए, पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। ठीक है भटनागर साहब मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार बात उनकी पूरी हो जाए। रत्नाकर जी। देखिए इस तरह की इस तरह जो है ये घटना पूरी तरह से मतलब इस तरह की जो माध्यम है, सारे माध्यम, उसको केंद्र सरकार द्वारा कहीं न कहीं से नियंत्रण करना चाहिए। तो मेरी यही मांग है, सबसे पहली मांग है कि आप जो है इस तरह का जो परोसा जा रहा है, जो समाज में जो खुलेआम जो दिखाया जा रहा है चीजों को, जो हमारी सभ्यता को शर्मसार करने वाली जो चीजें होती है, जो हम अपने परिवार के साथ बैठकर उनको देख नहीं सकते, तो इस तरह की चीजों पर पहली बात नियंत्रण किया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज में बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, जो समाज में जागरूकता लाने का काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस एनजीओ या वो संस्थाएं हैं जो जागरूकता लाने का काम करती हैं, समाज में इस तरह के विकृत मानसिकता के लोग जो बैठे हैं, जिनको बड़ी आसानी से बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता के माध्यम से हम इस मानसिकता को पूरी तरह से खत्म करने का और महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को एक अच्छा माहौल देने का काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा। तीसरी चीज ये कहना चाहूंगा, मैं अभी भटनागर जी को भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं आपको पहले भी ये कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति से ऊपर उठकर आप कौन से आंकड़े कहां पे हुए हैं, ऐसा इस तरह के 2500 आंकड़े अवेलेबल हैं और मैं गिना भी सकता हूं। दिल्ली की घटना ले लीजिए, 9 वर्ष की बालिका का रेप करके उसको मर्डर कर दिया गया और दिल्ली और मेट्रो सिटी सबसे सुरक्षा होती है, यही बताऊं आपको मैं। अंतिम संस्कार कर देती है, माँ बाप को जेल में बिठाए रखती है। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप करने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। समाज में किस तरह से जागरूकता लाना है, इस तरह के अपराधों को कम करना है, ये अगर चर्चा हो तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा फ्रूटफुल है समाज के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा जी। बोलिए सर आप। अब मुझे ये भी बता दीजिए, मैं आ रही हूँ भटनागर साहब, मैं आ रही हूँ, कुछ बबातें हैं, आप मुझे ये भी बता दीजिए। नेटफ्लिक्स का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि ये जो तमाम चीजें हैं ये बैन होनी चाहिए। आज जब ये केस आपके राज्य में हुआ, आज आपको ये बातें नजर आ रही है, क्या पहले कभी आपको नेटफ्लिक्स में अश्लीलता नहीं दिखी थी? आज आप, हाँ मैं लौटूंगी, आज आप उठ रहे हैं, आज आपने ये सवाल उठाया कि पहले आपको इसमें अश्लीलता नहीं दिखी। आपने बात की कि इस पर नियंत्रण करना चाहिए, सबको एक साथ आना चाहिए। आएंगे कब, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बातें तो लगातार होती है, आता कभी कोई नहीं है। जागरूकता की आपने बात की, एनजीओ जो है उन तमाम चीजों को जागरूकता उनको फैलानी चाहिए। महिला अध्यक्ष आपको अभी तक नहीं मिला है महिला आयोग का, आप बातें तो कर रहे हैं लेकिन उस पर जो जमीनी हकीकत है ना, उस पर कार्रवाई नहीं दिख रही है आपकी। मैं लौटूंगी आपके पास, आपको समय मिलेगा। भटनागर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाह रहा था, ये नेटफ्लिक्स की अगर इन्होंने बात करी है, जो ये प्राइवेट चल रही है, था तो इसको उद्धव सरकार ने दबा दिया और उनपे मानहानि का मुकदमा तक करा गया। उसके ऊपर बता दो इनको इस चीज करके बता दो, क्लियर कर दो इस चीज के ऊपर। मैं आपको दूसरी चीज भी आपको बता दूं, जिस तरह ये निर्भया कांड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ तो गुंडा और बलात्कारियों को जमीन तक, जड़ तक खत्म कर देते हैं यहाँ पे। आपको दिखते नहीं है फिर उसमें, वहां पे यहाँ तो बिल्कुल जड़ जमीन सब तोड़ फोड़ के बराबर कर देते हैं बलात्कारी और गुंडों की, जिन्हें आप लोग पालते हैं। मैं तो इंतजार करूंगा श्री राहुल गांधी जी का ट्वीट कब आता है दुखद, और मैं तो ये भी इंतजार करूंगा कि श्री राहुल गांधी जी कब पहुंचते हैं पालघर, अमरावती, नागपुर, या फिर जो अभी जो घटना हुई है निर्भया जैसी मुंबई में भी मेट्रो सिटी के अंदर, कब राहुल जी का ट्वीट आता है और प्रियंका जी राहुल जी कब पहुंचते हैं। मुझे इस चीज का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि जैसे दिल्ली और हाथरस भारत के अंदर है, उसी तरीके से बहुत दुखद राजनीति है कांग्रेस की कि लोग राजस्थान नहीं जाएंगे। पंजाब में एक भटिंडा के अंदर कम से कम 6 महीने तक एक बिटिया को बंद कमरे में रखा, उसकी भी उन्होंने छुपा दी और पंजाब सरकार ने उसको बिल्कुल दबा दिया केस को। उसने बड़ा दुखद है। हम तो चाहते हैं घटनाएं, चीजें आए, पूरे भारतवर्ष को पता लगे कि सरकारें क्या कर रही है, किसी प्रदेश की हो, क्योंकि ये बेटी के साथ हुआ है। बेटी राजनीतिक नहीं है, बेटी साझी होती है, किसी की भी हो। बेटी के बारे में अगर बात करें, क्योंकि साझी जो चीज होती है उसकी सब बात करते हैं, मगर सुरक्षा ध्यान देना भी सबका काम है, बैठ कर सफाई नहीं। अगर चिंताएं होती है आपको, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मेट्रो सिटी है महाराष्ट्र, लोग रात को भी मुंबई में निकलती है महिलाएं, मगर ये घटनाएं क्यों बढ़ गई? 61% बहुत बड़ी एक आंकड़ा होता है जो बच्चों के साथ अभद्रता और बलात्कार का जो विषय बढ़ा है, ये बहुत चिंता का विषय है। फिर तो कहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार के जब नेतृत्व आप बैठे करने के लिए, आप बोले इसके बारे में
पुणे के अंदर जो 3 का भी उतने बड़े जो कांड हुए बलात्कार के, आपने छुपा रखा है। वो तो सीसीटीवी कैमरे जो एक्टिवों ने जो चीजें दिखाई हैं, जो निर्भया कांड जो महाराष्ट्र में हुआ है, तो ये उजागर हो गई। आज हम आप बैठे हैं और बहुत से ऐसे केस और कांड होते हैं छोटे बच्चों भटनागर बड़ों के साहब, साथ दूध के छुपे धुले तो रहते आप हैं। भी नहीं है, दूध के धुले तो आप भी नहीं है। आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में 34 और कर्नाटक में 23 रेप केस, और उसी के साथ अगर क्राइम की बात करें तो गुजरात में 631.6%, मध्य प्रदेश में 478.9 और हरियाणा में 577.64%। और यहाँ तमाम तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और उत्तर प्रदेश की तो आप बात करिए ही मत। उत्तर प्रदेश में तो जो तमाम चीजें हो रही है ना, उसको बार बार अगर उसका जिक्र नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है, जनता देख रही है। मुस्कान जी, मैं कब कहता हूँ दूध के दूल्हे? पूरा भारतवर्ष का जो युवा है, मर्द है, बुजुर्ग है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। हमारे सबके घर में माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, बीबी है, भतीजी है, मौसी है, फूफी है, सब होती है। फिर भी किसी दूसरे की कहते बेटी को रहो, आप दे रहे, अगर फिर हम- भी किसी दूसरे की मैं- बेटी को आप रात के अंधेरे में मैं- जला देते हैं भटनागर साहब। फिर भी किसी मैं दूसरे बता की दूं बेटी अच्छी को बात। आप रात के नहीं, अंधेरे में जला देते हैं। देखिए, आपको बात तो वही जी, है अगर ना आप कि रात एक अंधेरे- इंसान को अपनी बेटी तो अपनी लगती है कि, लेकिन दूसरे की बेटी नहीं लगती अपनी, तभी तो उस बेटी को रात को जला दिया गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने मुस्कान जी वाकई में कहा, दूसरे की बेटी बेटी नहीं दिखती, अपनी बेटी बेटी दिखती है, अपनी माँ माँ दिखती है, अपनी बहन बुआ मौसी फूफी चच्ची जो भी कहते हैं वो सब दिखती है। वाकई में अपनी दिखती है, पराई नहीं दिखती है। जो आपने हाथरस की जो बात करी, बता देता हूँ आपको मैं, कि समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने उसमें ऐसी आग लगा दी थी, कि डीएम के पास इस निर्णय के सिवा कोई थी नहीं चीज की रात को ही इसका दाह संस्कार किया जाए बिटिया का। तो इन्होंने कम से इतनी कम आग माँ लगा बाप को दी तो थी बुला लेते, आसपास के जिसमें हो गांव के सकता अंदर। था पूरे विधि विधान के साथ दाह संस्कार हो सकता था। भटनागर साहब, आप अपनी बातें मत छुपाइए। पेट्रोल छिड़क कर उस नहीं, बेटी को मैं जलाया गया था, मुस्कान जी पेट्रोल छुपाना भी छिड़क नहीं कर, याद है चाहता। मुझे बहुत अच्छे से। मैं छुपाना भी नहीं चाहता। मैं कहता हूं, अगर हमने गलती करी, हमारा मुंह काला होना चाहिए, और जिस प्रदेश सरकार ने अगर गलती करी उसका भी मुंह काला होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, एक बहन बेटी की आस गई है, आबरू गई है, एक बहन बेटी बलि चढ़ी है बलात्कार के। मैं ठीक है संवेदना देता हूँ चीज को, मैं रत्नाकर सिंह जी, सरकार आपकी को बातों पक्ष पर नहीं बहुत बनाना जोर चाहता जोर से मैं। हंस रहे हैं। साकिनाका रेप केस में जिस तरीके से हैवानियत हुई, उसी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, और किस तरीके से देश में बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह जी, आप ही के पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। भटनागर साहब ने जैसे ही कहा कि अगर हमने गलती की है तो हमारा मुंह काला होना चाहिए, उस पर बहुत जोर से हंसे थे आप, क्या कुछ कहेंगे? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप एनसीआरबी की डेटा को उठा के देखिए। एनसीआरबी ये कहता है कि महिलाओं के अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो अगर यह कहते हैं कि मुंह काला होना चाहिए उस सरकार का जो महिलाओं पे अत्याचार करती है, तो सर्वप्रथम योगी सरकार का मुंह काला होना चाहिए, और योगी जी का मुंह काला होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो महिलाओं को कहीं भी सुरक्षा दे पाने में अक्षम रही है, असमर्थ रही है। तो पहले भटनागर जी जो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से स्वीकार करेंगे क्या वो योगी जी का रत्नाकर सिंह जी, करेंगे? मुझे लगता है आपने आंकड़े पढ़े नहीं है ठीक तरीके से। आपने एनसीआरबी के आंकड़े ठीक तरीके से पढ़े नहीं है शायद। 37,444 महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। एनसीआरबी का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। हाँ, एनसीआरबी का आंकड़ा है। वही आंकड़े बता रही हूँ। 37,444 महाराष्ट्र के हैं। महिला दूसरे नंबर पर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप मुस्कान जी, आप आंकड़े को दूसरे तरीके से देखिए। रेप की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, जहाँ पर आप फंस रहे हैं तो आंकड़ों को दूसरे तरीके से देखिए। आंकड़े तो आंकड़े रहेंगे सर, आंकड़े नहीं बदलेंगे। महिला अत्याचार अलग चीज होती है, रेप अलग चीज होती है। महिला अत्याचार में उसको बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तालियां बजाने का मन कर रहा है आप पर। महिला अत्याचार अलग होता है और रेप केस अलग होते हैं। रेप में महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता क्या? महिला आप मुस्कान जी समझते हैं, जो पीड़ित भी महिला अत्याचार होता है। किसी को राह चलते हुए उसको बदतमीजी करना, वो भी महिला अत्याचार में आता है। तो महिला अत्याचार की घटना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, अव्वल पे है महिला अत्याचार। रेप की घटना का अर्थ दूसरा होता है। महिला अत्याचार तो रेप की भी बात कर लीजिए ना। रेप में बात कर ले तो रेप में कौन सा महाराष्ट्र का, मैं ये बता दीजिए। देखिए, महाराष्ट्र रेप के मामले में आप क्या दूसरे नंबर पर सर, भूल गए आप, मैं बता रही हूँ आपको। दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, जरा गिना बता दीजिए। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, जरा गिना दीजिए। बात यही है ना, जब इंसान जब खुद पड़ता है ना सर, तब इसी तरीके से होती है राज्य बातें। है। इनके स्थान कौन से हैं? मैं आपको पहले भी मुस्कान जी ये बताना चाहता हूं कि आंकड़ों के हेरा फेरी में मत फंसिए। समाज में किस तरह से जागरूकता लाना है उस पर चर्चा अगर करेंगे तो वो समाज के लिए भी ज्यादा फायदेमंद होगा। और आंकड़ों पर फंस रहे हैं रत्नाकर सिंह जी, आंकड़ों पर रत्नाकर सिंह जी फंस रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आंकड़ों पर बात ना करें। रत्नाकर साहब, आंकड़ों पर नहीं फंस रहा हूँ। आप
भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं, जरा उत्तर प्रदेश का कौन सा एनसीआर? आप मुझे एक बात बताइए रत्नाकर सिंह जी, एक बात बताइएगा रत्नाकर सिंह जी, एक बात बताइएगा, अभी खाना बदोश महिला के साथ जो रेप हुआ था, कहाँ पर हुआ था? वो खाना बदोश महिला के साथ रेप हुआ था, कहाँ हुआ था? 3-4 दिन से वो महिला भूखी थी, उसके साथ मात्र उसको रोटी देने के नाम पर रेप हुआ, वो कहाँ हुआ था बताएंगे आप? याद है आपको? 9 साल के बच्ची की राजधानी हमारी दिल्ली है, 9 साल के बच्ची के साथ रेप करके आधी रात को वहां पे जला दिया जाता है। वहां पे पुलिस प्रशासन जो है केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो ये जो एक घटना का जिक्र करेगी तो एक घटना में हर जगह वो भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा हुआ है, लेकिन हम समाज में किस तरह से जागरूकता लाए, महिलाओं को हम उस पर बात करना चाहेंगे। आप अगर समय देंगे। राजनीति छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़िए। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इस थाने में कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की होती है, वो सब राज्य सरकार में क्या करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बना दिया। रत्नाकर सिंह जी, आपके पास एक बार भटनागर साहब को बोल लेने दें, उनसे भी बातचीत कर लें थोड़ी। स्थानीय व्यवस्था जो होती है राज्य सरकार की होती है, बनाने की कानूनी क्या करेंगे उसमें आप? उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली में जो 9 साल की बच्ची की घटना हुई है, उसके साथ जो अभद्रता हुई किसका था जरा बता दीजिए भटनागर जी। आप भटनागर साहब को सुन लेते हैं एक बार। नहीं आती है ये किसकी रत्नाकर जी, मैं रोकूंगी आपके पास। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था, कानून बनाने का काम। लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था किसकी आप में भटनागर साहब कैसे बात करते हैं? आप भी इतने पढ़े लिखे होकर यहाँ बैठे हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की पुलिस किसके अंडर आती है? ये तो आप देखिए, ये जो नहीं, मैं वही आगे हमें आपको पता है दिल्ली में रेप हुआ तो आपने आम आदमी पार्टी को घेर लिया, कानून व्यवस्था किसके अंडर आती है? आप मुझे ये बताएंगे, दिल्ली की पुलिस किसके अंडर काम आम करती आदमी है? पार्टी को क्यों घेरा गया? आम आदमी पार्टी को इसलिए घेरा गया कि आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री तो जाते हैं वहां पे, और राहुल जी भी जाते हैं, और जो कानून के दायरे में जो मेरी बात पूरी बता देते हैं। देखिए राहुल जी की, देखिए एक चीज भी आपको थोड़ा गौर करनी पड़ेगी। कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था कानून की तरीके से काम करेगी, वही राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये भी हम आप देखेंगे जो 9 साल की बेटी के साथ जो हादसा हुआ है दिल्ली कैंट के अंदर, कि राज्य सरकार उस फाइल को कितनी दिन में निकालती है बाहर, ये छुपा के रखती है। हमें उसको भी राजनीति देखने कैसे करती है आम आदमी पार्टी। या राहुल जी, मैं तो पूछ रहा हूँ फिर से, राहुल जी महाराष्ट्र आएंगे, चिंता व्यक्त करेंगे इस विषय पे लेके? राहुल जी हर जगह तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, और अब चुप बैठे, ट्विटर भी चुप बैठा उनका। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है सब चीजों को रोकना, कानून बनाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना। आप इस चीज से पीछे ना हटिए। ठीक है, और सबसे पहले कहिए आप लौटूंगी आपके पास जी। भटनागर साहब आपके पास भी एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दर्शकों को बता दें, आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी और अहम खबर पेगासस मुद्दे से जुड़ी यहाँ पर बता रहे हैं आपको, जहाँ पर पेगासस जासूसी कांड पर सीजीआई एक बार फिर से सख्त हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है कि हम जानना चाहते हैं कि सरकार आखिर क्या कर रही है, ये उन्होंने पूछा है। सीजीआई इस मामले पर एक बार फिर से सख्त हो गए हैं। पेगासस कांड सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर ही सुनवाई हुई है, और उस मामले में सीजीआई ने एक बार फिर से सवाल पूछा है। केंद्र सरकार ने एफिडेविट दाखिल करने से साफ इनकार कर दिया है। उसी पर पूछा है सीजीआई ने कि आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है। आपको बता दें कि जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने को भी राजी हो गया है सीजीआई राजी हो गए हैं, और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अगले 2 से 3 दिनों में आदेश जो है वो दे दिए जाएंगे। पेगासस मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पेगासस जासूसी कांड ये वही कांड है जो सदन की कार्रवाई शुरू होने से मात्र एक दिन पहले आता है और पूरे सदन की कार्रवाई को पूरे तरीके से बर्बाद कर देता है, और उसके बाद लगातार सरकार गिरती नजर आती है। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, और इस मामले पर अब सीजीआई ने जो अपना फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है, और 2 से 3 दिन में आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। चलिए एक बार फिर से रुक गेस्ट क्योर कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप ही के पास आऊंगी सीधा। देखिए प्रदीप जी, जो पुलिस प्रशासन का हवाला दे रहे थे, और राज्य को एक जिम्मेदारी होती है वो प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने का, तो क्या ये उन्नाव की घटना में उस समय इनका प्रशासन क्या सो गया था? क्या हाथरस की घटना के टाइम उनका प्रशासन सो गया था? दिल्ली की 9 साल की बालिका के साथ जो घटना हुई थी उस समय प्रशासन सो गया था? तो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि किस तरह से भाजपा शासित राज्यों में प्रशासन सो रही है। और रही बात राहुल गांधी जी को, जो आप कह रहे हैं, राहुल गांधी जी हर वो जगह जाएंगे। भटनागर साहब से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे भी सवाल पूछ मेरी बातों को पूरा कर लेने दीजिए, मैं खुद पूछ रही हूँ उनसे रेप के मामले में सवाल उन्हीं के राज्यों से। आप अपने राज्य की बात करिए ना। वो तो मेरा, मेरी बातें जरा पूरा कर लेने दीजिए, जो उन्होंने बोला है उनका जवाब पूरी तरह से मुझे दे लेने दीजिए, जरा मुझे समय दीजिए, फिर आपको क्वेश्चन करेंगे, मैं सारा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही बैठा हूँ जी।
जिस प्रकार भटनागर जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं आएंगे, ये इस तरह की घटनाओं पे राजस्थान क्यों नहीं जाएंगे, मुंबई क्यों नहीं जाएंगे, क्या मैं इनको बता देना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जहां पे उनकी सरकार है और इस तरह की घटनाएं होती है, वहां पे अपराधियों को बचाने का काम किया जाता है, पुलिस प्रशासन में दबाव बनाया जाता है और वहां पे जो भी अपराधी है, जो इस तरह की बचाने का काम किया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि 12 बजे रात को बच्चियों के लाशों को पेट्रोल डाल के और जला के और उसके साक्ष्य को मिटाने का काम किया जाता है। तो इस तरह का जो अन्यायपूर्ण काम जहां जहां पे भी होगा, वहां पे राहुल गांधी जी और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जरूर जाएंगी और जनता के साथ खड़ी रहेंगी और आवाज उठाएंगी। मैं इनको यह बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुंबई की घटना को आप ले लीजिए तो मुंबई की घटना में क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उस बलात्कारी को पकड़ के और जेल के अंदर डाल दिया है और मुख्यमंत्री जी ने आरोपी तो निर्भया कांड में भी पकड़े गए थे सर जनाब, आरोपी तो निर्भया कांड में भी पकड़े गए थे, लेकिन 7 साल हो गए ना, 7 साल, चाहे वो काफी लंबे समय बाद पकड़े गए हो, 7 साल हो गए थे ना, 7 साल बाद उनको सजा मिली ना। बचाने का काम किसने किया है? कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने का काम किसने किया है? रात को लाशों को जलाने का काम किसने किया? सरकार जो है, प्रशासन जो है वो सरकार के दबाव में आई, वो किसने किया है? तो ये सब साक्ष्य है जो यहाँ पर दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो भी प्रदेश है वहां पे अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है। वो उनके नेता जो है कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, क्या वो उनको बचाने का काम किया? चिन्मयानंद कौन थे? इनके नेता थे, तो उनको बचाने का काम किया जाए। तो ये अपने रसूखदार नेताओं को बचाने का काम करती है, न कि जनता जो इस त्रासदी का शिकार हुई है उनको न्याय दिलाने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश में जहां पे भी ऐसी घटना होती है, वहां पे कांग्रेस शासन जो कांग्रेस सरकार उसको गिरफ्तार करती है, उसको फास्ट ट्रैक पर लाती है, उसको 1 महीने के अंदर उसका निर्णय लेती है। तो ये अंतर होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कांग्रेस पार्टी की सरकार में। ये क्या बात करेंगे भटनागर जी हमारी सरकार में और इनकी सरकार में? यहाँ पे तो कितनी घटना है, कितने साक्ष्य है, इनको मैं बता सकता हूँ। ठीक है, बोल रही हूँ तो आप एक सवाल मेरा भी सुन लीजिए जी। एक सवाल पूछा था आपसे, आपने उसका तो जवाब दिया नहीं है, पूरा आरोप आपने मर दिया बीजेपी पर। जी, आपसे सवाल पूछा था कि आपको याद है कि खानाबदोश महिला के साथ रेप कहां पर हुआ था? आप ही देखिए अभी किरीट सोमैया की बात सुन रहा था मैं। किरीट सोमैया बोले कि 18 महीने में 18 फिर बात पलट दी। आप मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। कितना समय दूं सर आपको? भटनागर साहब मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। एक सवाल का जवाब देना। मैं क्या कहना चाहता हूं जरा आप सवाल का जवाब देना सर। कहां पर हुआ था खानाबदोश महिला के साथ रेप? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं बिल्कुल दे रहा हूं, मेरी बात पूरी कर लें। भटनागर साहब आपके पास आना चाहूंगी। लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं रत्नाकर सिंह जी। जी जी बिल्कुल, जो ये उन्नाव की बात कर रहे थे, जाके ये हाथरस की बात है, जाके देखिए गांव के अंदर जल जमीन जोड़ो सब कुछ खत्म कर दिया उनका, जाके देखिए जाके कैसे कानून व्यवस्था होती है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत जल्दी उनको सजा भी होने वाली है, बता देता हूँ आपको मैं। चिन्मयानंद को जमानत मिल चुकी है, आपको संज्ञान नहीं है? अलायंस जो आप बैठे बन के यहाँ पे, मैं बता दूं उनके बारे में भी। मुलायम सिंह जी की स्टेटमेंट थी, बच्चे गलती करते रहते हैं और माता प्रसाद जी से मिलने जाते हैं जेल में बलात्कारी से, वो भी है थोड़ा सा है, उनके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। और मैं जो राहुल जी के विषय में कहता हूँ, देखिए आप ये दोहरी देखिए, दोहरी जो सिस्टम चलाते हैं ठीक नहीं है। राज्य कोई भी हो, बलात्कार कहीं भी हो, बलात्कार है, मगर जो आप राजनीति जो पक्षपाती करते हैं वो ठीक नहीं है। आपको दलित की बेटी दिखाई देती है, स्वर्ण की बेटी दिखाई नहीं देती, ब्राह्मण की बेटी नजर नहीं आती आपको, दलित की बेटी दिखाई देती है। बेटी सांझी होती चाहे किसी की भी हो, तो किसी जात धर्म से आती है, बेटी सांझी होती है। फिर समझा रहा हूँ आपको मैं, तो ये राहुल जी को थोड़ा ज्ञान दीजिए आप, कि आप राजस्थान नहीं जाएंगे, पंजाब के विषय में नहीं बोलेंगे, आप हाथरस जाएंगे और गिर जाएंगे रोड पे दिखाने के लिए, वो भी हमने देखा है। राजनीति का भी एक तरीका, एक चलन है, अगर राजनीति अपने चलन में की जाए तो ज्यादा बढ़िया रहती है। भटनागर साहब, जो सवाल रत्नाकर सिंह जी ने उठाए हैं, एक बार उसका जवाब दे दीजिए उन्हें। कुलदीप सेंगर की बात कर रहे थे शायद, वो उस पर आप बार बात कर रहे हैं, उस पर शायद अभी तक आपने एक बार भी बात नहीं की है, उस पर जवाब। जी मैं बता देता हूँ, बिल्कुल। मैं अगर कुलदीप सेंगर की बात करते हैं, जो विधायक थे, मैं उसकी बता दूं के बारे में। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी कभी बचाने का काम नहीं किया है और कुलदीप सेंगर को सजा हुई जेल के अंदर है। मैं ये बता दूं, चिन्मयानंद की बात करिए, जेल में मिलने जा रहे हैं। रुकिए ना रत्नाकर, आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, पूरा कर दूं थोड़ा सा। देखिए ये जो बातें कह रहे हैं कुलदीप सेंगर की बातें, ये जिस समय उसका ट्रायल चल रहा था, ये तब की बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी थी हर चीज के बारे में। और साबित होने के बाद कुलदीप सेंगर कहाँ गए? सीधा जेल गए। और हवालात मजबूत हालात के बाद इसे कहते हैं न्याय। ये जो आप पक्षपात की बात कर रहे हैं, अभी अपने अलायंस से पूछिए मुलायम सिंह जी से कि बच्चे गलती कर देते हैं। कितने दिनों के बाद कुलदीप सिंह सेंगर गए?
मुझे पता है आपके महाराष्ट्र के विषय में, उद्धव सरकार के बेटे इस समय क्या चला रहे हैं वहां पे फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी पता है। जिस तरीके से आपका माफिया राज और माफिया सिस्टम चल रहा है वो भी पता है। अभी चीज छुपी नहीं है। और आप लोगों ने कितने अपराधी और अपराधियों को छुपा रखा है उद्धव सरकार के पुत्र ने, हमें वही पता है। भटनागर साहब सेंगर पर बात करिए, वो पूछ रहे हैं कितने दिनों में आरोप सिद्ध हुए, उन पर कितने दिनों में उनको जेल भेजा गया? देखिए कोर्ट ने जेल भेजा उन्हें, और जिस समय उनकी एफआईआर हुई, कैसे कंप्लीट हुआ, उनका इंक्वायरी पूरी हुई, इस्तीफा दिलवाया गया क्योंकि वो क्षेत्र के विधायक थे। और आज जेल में जितना भी कानून के दायरे में केस चला वो सब उनके जेल में रहने के बावजूद चला, क्योंकि बाहर नहीं आने दिया और वो जेल के अंदर ही रहे, और आज भी जेल के अंदर ही है। का वीडियो भी आया था सामने, उनको क्यों जमानत दे दिया आपने? दोबारा बोलिए। बात एक बार फिर से उसी हैवानियत की कर लेते हैं जिसको लेकर हमने ये बात कही कि हैवानियत ऐसी है कि यमराज भी डर जाए। और वाकई ये हैवानियत जो साकिनाका में हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। भटनागर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए इसके कदम को उठाने, देखिए इस विषय को लेकर जो कदम उठाने हैं राज्य सरकारों को मजबूत तरीके से उठाने चाहिए, और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार का भी साथ देना चाहिए, और चीजों को आगे डिमांड भी करनी चाहिए कि इससे कैसे लड़ाई लड़ने की। ये लड़ाई आज की नहीं है, वर्षों से चली आ रही है, और अब तो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रोज का हम आंकड़ों पे बात करते हैं, आजकल हम संख्याओं पे बात करते हैं, इसके रोकने की बात तो कहेंगे राज्य सरकार के लिए भी कि राज्य सरकार इसको कड़े कानून बनाए और इस काम को करे, और आगे सरकारों को प्रेरित करे, ऐसा काम करके दिखाए कि दूसरी सरकार जो राज्य के अंदर है वो सीख ले उन चीजों से, और इस चीज को सीख लेते हुए इस पे काम करा जाए, जिससे कि हमारी बहन बेटियां जो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने को जागरूक करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम और अपना योगदान देती है, उनके साथ ऐसी घटनाएं ना हो। इन चीजों के लिए आपने कह दिया कि आंकड़ों जरूरी पर है। बात करते हैं हम, लेकिन हमें ये बात करनी चाहिए कि इन चीजों को खत्म कैसे किया जाए। अगर आंकड़ों पर बात नहीं होगी ना साहब, तो शायद चीजें सामने नहीं आएंगी और उसके बाद चीजों को सुधारने की ओर भी बल नहीं दिया जाएगा। आप दोनों ने एक बात कही कि मिलकर काम करना चाहिए। आप मुझे ये बता दीजिए, आप दोनों में से मिलकर काम करने को तैयार कौन है? बार बार ये बातें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सरकार मिलकर काम करने को तो तैयार होती नहीं है। बार बार कभी केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ती है और राज्य केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये तो खैर आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा कि राज्य सरकार एक कानून बनाती है और उस कानून को पारित भी करती है, और केंद्र सरकार जो बैठी है उस चीज को पूरा समन्वय और साथ देती है हर चीज के बारे में। ये नहीं है क्योंकि राज्य की भलाई के लिए अगर कोई चीज हो रही है तो केंद्र उसके लिए खड़ी है और खड़ी होती है। शासित राज्यों में कितने अभी तक कानून ऐसे या बिल बना लिए गए? ये तो आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर भी देख लीजिए, और प्रदेश के अंदर भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार है और उस पर चल भी रहा है। ये नहीं है कि महाराष्ट्र की तरह के अगर 27,000 मामले 92% ही मामले अभी तक कोर्ट में निलंबित है। बहुत लंबी फहरिस्त है महाराष्ट्र की, तो जो कि अभी भी कोर्ट के अंदर रुके हुए हैं। ऐसा क्यों है? ये थोड़ा जवाब देना पड़ेगा राज्य सरकार को, क्योंकि इन्होंने उन दोषियों की फाइलें रोक रखी है। महाराष्ट्र की जो कोर्ट है उसमें मामले लंबित है। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से मिलने की बात हो रही है, लेकिन काम तो उस पर कोई नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार कानून बनाए, हम उनका साथ देंगे। देखिए, मैं भटनागर जी की बात से उतना सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए आज जो परिस्थितियां हैं, कितनी भी कड़ा कानून बना दीजिए, चाहे निर्भया के समय भी इस तरह का कड़ा कानून का जो प्रावधान लाया गया था, फांसी की सजा का प्रावधान लाया गया था, तो इस तरह का कड़ा कानून कितना भी बना दीजिए, समाज में जब तक की जागरूकता नहीं लाएंगी, समाज में जब तक लोगों को इस विकृत मानसिकता से लोगों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं कितना भी बड़ा कानून ला दीजिए वो रुकती नहीं है। और समाज में रोकने के लिए फांसी से ऊपर तो क्या ही कानून होगा रत्नाकर सिंह जी? पास्को कानून है, जेवेलाइन कानून है, बहुत सारे कानून हैं। एक बात, आपने निर्भया केस की बात की। 2012 में जब निर्भया केस हुआ था, उसके बाद 2013 में एक निर्भया फंड नाम से फंड रिलीज करने की बात की गई थी। ये जो है, ये राज्य सरकारों को फंड रिलीज किया जाता था, जिसमें राज्य सरकारें जो है, जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए वो तमाम चीजों को सुधारेंगे। लेकिन उसके बाद भी चीजें तो सुधरी नहीं, चीजें तो वही हैं। आखिर वो फंड कहाँ गया? इतने सालों से आ रहा था, वो बताएंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से इस तरह का महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं होती हैं, जो इस तरह का रेप का जो चीजें होती हैं, वो कहीं न कहीं जन जागरण से ही संभव है। ये देखिए, कानून लाया जाता है समाज में एक भय और डर बनाने के लिए कि अपराधी कानून से डरे और वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें। कानून इसलिए बना जाता है। फांसी की सजा का भी प्रावधान है
लेकिन जब आदमी उस कानून से डर उसका निकल जाएगा और उसकी मानसिकता ये बन जाएगी कि अब चाहे जो भी हो मैं इस घटना को अंजाम दूंगा, चाहे मुझे फांसी ही लग जाए। तो इस तरह की जब तक की मानसिकता उसकी बन जाएगी तो निश्चित रूप से इस तरह की निर्भया जैसी घटनाएं हर जगह होंगी, पूरे देश में होंगी। तो हमको कहीं न कहीं इस तरह की मानसिकताओं से लोगों को दूर रखने का जरूरत है और किस तरह से समाज में लोगों को इससे दूर रखा जाए और जन जागरण लाया जाए। लोगों को विकृत मानसिकता, जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग बैठे हैं, उनको सही दिशा दिखाया जाए, सही चीजें बताई जाए। तो इस तरह का जन जागरण लाना बहुत जरूरी है। कानून अपनी जगह है, लेकिन कहीं न कहीं समाज में जागरूकता लाने की भी बात होती है। मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा कि इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि राजनीति में अपराधीकरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं राजनीति के अपराधीकरण की ही बात करना चाहता हूं कि जब तक राजनीति में अपराधीकरण बढ़ेगा तब तक कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद जैसे अपराधी आते रहेंगे और उनको प्रशासन जो है बचाता रहेगा और वो जमानत लेके जमानत मिल जाया करेगी और इस तरह की घटनाएं फिर आए दिन हुआ करेंगी। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी विद डिफरेंस जो कहती है मोदी सरकार, वो आज उसके पूरे सांसदों की संख्या जितनी भी राज्यसभा की है उसमें 32% सांसद जो है वो बलात्कार और हत्या के जैसे संगीन अपराधों में लिप्त है। उनके ऊपर इतनी बड़ी गंभीर जो है अपराधियों का धारा दर्ज है। तो कहीं न कहीं राजनीति में इस तरह के अपराधियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाएं कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद जैसे लोग इस तरह की घटनाएं जिन्हें की हिमाकत न कर सके और उनको बचाया नहीं जा सकता। कहीं मैं फिर से यही बात बोलना चाहूंगा कि राजनीति में या समाज में इस तरह की घटनाओं को से बचने के लिए जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। रत्नाकर सिंह जी, बहुत अच्छी बातें कही है आपने, बहुत अच्छा भाषण दिया आपने, लेकिन अब ये बता दीजिए कि ये तमाम चीजों पर काम कब होगा? मुस्कान जी, चाहे सेंगर हो, चाहे चिन्नास्वामी हो, चाहे मैं आ रही हूँ आपके पास रत्नाकर साहब। एक सवाल का जवाब उनसे मुझे लेने दीजिए। रत्नाकर सिंह जी, आपने बहुत ही बेहतरीन बातें कही है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, करोगे कब ये बता दीजिए। जो बोलेंगे राजनीति में इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा नितांत आवश्यकता है और इच्छा शक्ति जब तक राजनीति जो भी नेता लोग हैं उनके अंदर आपने ये नहीं बताया कब से करेंगे, ये नहीं बताया, लेकिन ये चीजें होती रहेंगी, इन पर काम नहीं होगा। राज्य सरकारें या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार हो, वो मात्र इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है। मैं आप दोनों पार्टियों से यही बात कह रही हूँ। भटनागर साहब, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी, समय की कमी। मैं तो जी सिर्फ एक ही कहूंगा, बहरे हैं राजा, बहरी है जनता और बहरा है अपना देश। तुम बन जाओ फूलन देवी, जाओ बेटियों, यही रास्ता है शेष। मैं तो अपनी बेटियों को यही कहूंगा कि आपको सजग होना पड़ेगा और मजबूत तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है भटनागर साहब, बहुत अच्छी कविता कही आपने कि बेटियों आप सजग हो जाओ, सरकारों के हाथ में कुछ नहीं है, सरकारें कुछ नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम बातें हुई है, उसमें ये पंक्तियां खुद भटनागर साहब ने की और साफ जाहिर हो गया है कि बेटियों तुम ही फूलन देवी बन जाओ, क्योंकि अब हमारी सरकारों के हाथ में कुछ नहीं है, हमें ही जो करना होगा वो करना होगा। तो ANB न्यूज की भी आपसे यही अपील है कि सुरक्षित रहिए और पूरे तरीके से खुद भी सुरक्षित रहिए।